आज का हमारा जो चैप्टर या ऐसे है उसका नाम है दी जनरेशन गैप और इसके ऑथर हैं बेंजामिन मैकलेन स्पोक। तो अबाउट द ऑथर एंड द ऐसे की बात करें तो द चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय बेंजामिन मैकलेन स्पोक। ही वॉज ए फेमस अमेरिकन पीडिट्रेशियन। पीडिट्रेशियन का मीनिंग होता है जो डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे ये। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बेबी एंड चाइल्ड केयर के नाम से 1946 में। तो ये लेसन दी जनरेशन गैप इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दिस चैप्टर डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस फेस्ड बाय एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि जो परेशानियां एडोलसेंट एज में बॉयज़ और गर्ल्स के सामने आती हैं उनकी सेल्फ आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को लेकर। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है दी जनरेशन गैप। चैप्टर की बात करें तो रिबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज़ ए नेचुरल इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस। इट असिस्ट them in giving up the comforts and security of home, achieving real independence, working for progress। यहाँ पर बेंजामिन मैकलेन स्पोक कहते हैं कि रिबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज़ ए नेचुरल इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंट एज में माता पिता का विद्रोह करना, रिबेलियसनेस का मीनिंग है विद्रोह, विरोध करना। बच्चों के अंदर एडोलसेंट एज के दौरान एक स्वाभाविक पहलू है, ऐसा एक्सपेक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। एडोलसेंट एज कंसीडर हम यहाँ पर कर सकते हैं 10 to 19 ईयर। तो यहाँ पर इस एज के दौरान जो बच्चे हैं वो माता पिता का विरोध करते हैं, उनके विरुद्ध होते हैं कई बातों में। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। इट असिस्ट दैम इन गिविंग अप द कम्फर्ट्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ होम। तो यह उन्हें घर के आराम और सुरक्षा को त्यागने में मदद करता है और अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस, वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, और उन्हें प्रगति करने में सहायता करता है कि वो आगे कुछ अचीव कर पाएँ। क्योंकि जब वो किसी बात का विरोध करेंगे तो उसे साबित करना चाहेंगे, और साबित करने के लिए वो घर के अपने कंफर्ट और सुरक्षा को त्यागेंगे, सिक्योरिटी को, और रियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना चाहेंगे, और उनके प्रोग्रेस होगी वर्क में। The most basic problem for the young person, though he does not usually think of it in these terms, is to find his own identity, to find out what sort of person he really desire to be and to get started being a person। तो यहाँ पर बेंजामिन मैकलेन स्पोक कहते हैं कि युवा व्यक्ति जो है, यंग पर्सन जो है, उसके लिए सबसे बेसिक प्रॉब्लम यानी कि आधारभूत समस्या है, लेकिन वो इसके बारे में सोचता नहीं है। ही यूजली डज नॉट थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स। तो यंग पर्सन के लिए एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, लेकिन इसके बारे में वो सोचता ही नहीं है। इज़ टू फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी। तो वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि उसे फाइंड करना होगा कि वो किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता है। उसे ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी फाइंड करनी होगी। To find out what sort of person he really desire to be and to get started being a person। सबसे पहले उसे फाइंड करना होगा कि वो कैसा पर्सन बनना चाहता है, और फिर उसे किस तरह बना जा सकता है, उस पर्सन की तरह कैसे बन सकता है, उस पर काम करना फिर वो शुरू करना होगा। लेकिन वो इसके बारे में सोचता ही नहीं है। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन मैकलेन स्पोक। अगर बात करें तो बेंजामिन मैकलेन स्पोक कहते हैं दिस डज नॉट मीन जस्ट द स्पेसिफिक जॉब ही विल टेक और द हॉबीज ही विल एंजॉय। इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप विद, हाउ ही विल बी थॉट ऑफ बाय हिज फ्रेंड्स, फैमिली एंड हिमसेल्फ। इट इज़ नॉट सो मच ए मैटर ऑफ कमिंग टू conscious decision, it is gaining a sense of being an independent person with a job to do। बेंजामिन मैकलेन स्पोक यहाँ पर कहते हैं कि उनका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो किस तरह की जॉब वो करेगा या वो किस तरह के शौक अपनाएगा। वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप, कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अपना बना पाएगा अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के बीच। वो
जो उसके फ्रेंड्स, फैमिली या सोसाइटी होगी वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। इट इज़ गेनिंग ए सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद ए जॉब टू डू। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि उनका अर्थ सिर्फ इतना है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वो किस तरह से बन पाएगा और साथ में करने के लिए उसके पास क्या काम रहेगा। तो यही बात थी। सबसे पहले उन्होंने बेसिक प्रॉब्लम बताई कि किस तरह से जो यंग पर्सन है आज की, उनको नहीं पता होता कि वो किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और वो किस तरह बन सकते हैं, वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि उनका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो कौन सी स्पेसिफिक जॉब करेगा या कौन सी हॉबीज़ अपनाएगा। उनका कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना है कि वो किस तरह की अपनी पर्सनैलिटी बना पाएगा फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी के बीच, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे और वो किस तरह के से स्वतंत्र व्यक्ति बन पाएगा और साथ में करने के लिए उसके पास कोई काम भी होगा। देयर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स that go to make up the identity an individual finally achieves. First and foremost is the character he was developing all through childhood. A boy beginning at about the age of 3 has been striving to be a man just like his father, and the little girl to be like her mother. So they have had to cast themselves in the molds of their parents. They are made of their parents. यहाँ पर बेंजामिन मैकलेन स्पोक कहते हैं कि देयर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट टू मेकअप द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल की, व्यक्ति की अंतिम पहचान बनाने के लिए, फाइनल आइडेंटिटी बनाने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, वो है करैक्टर, चरित्र, जो कि वो डेवलप करना शुरू कर देता है, उसका बचपन में ही बन जाता है कि वो किस तरह का करैक्टर उसका होगा। एक 3 साल का लड़का, ए बॉय बिगिनिंग एट द अबाउट द एज ऑफ 3, 3 साल का एक लड़का वो अपने पिता की तरह बनना चाहेगा। इसी तरह से उसी उम्र की एक लड़की, छोटी लड़की, अपनी माँ की तरह। इसलिए वे अपने आप को अपने माता पिता के सांचे में डालना शुरू कर देते हैं। असल में वे अपने माता पिता से ही बने हैं। तो यहाँ पर बेंजामिन मैकलेन स्पोक कहते हैं कि सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है करैक्टर, जो उसका बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है। बचपन में एक लड़का अपने पिता की तरह बनना चाहता है और एक छोटी लड़की अपनी माँ की तरह। वो अपने माता पिता के सांचे में ढलना शुरू हो जाते हैं और असल में वे अपने माता पिता से ही बनते हैं। बट टू बिकम एन इफेक्टिव एडल्ट, एन इंडिविजुअल मस्ट break off most of his dependence on his parents, not just to free enough to leave the home or leave home, but to develop ideas and aims of his own so that he can help the solve the existing problems of the society in which he will live. बेंजामिन मैकलेन स्पोक कहते हैं कि एक इफ़ेक्टिव एडल्ट, एक प्रभावी वयस्क बनने के लिए किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल को सबसे पहले अपनी जो डिपेंडेंस है वो पेरेंट्स पर से हटानी होगी। तो यहाँ पर डिपेंडेंस का मीनिंग ये नहीं है कि वो घर छोड़कर चला जाए, बल्कि यहाँ पर उनका कहने का मतलब यह है कि उसके अपने आइडियाज़ होने चाहिए, एम्स होने चाहिए उसके खुद के, और जो उसके माता पिता पर डिपेंडेंट ना हो, उसके खुद के एम हों और आइडियाज़ हों, जिनका इस्तेमाल करके वो जो सोसाइटी में रह रहा है, जिस सोसाइटी में, वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही लाइव, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हिज फीलिंग्स, इम्पेशंस एंड क्रिटिसिज्म टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स are what put him on the lookout for new ideas, new methods which may better solve problems of the day and incidentally also show up his parents' generation as pretty well stuck in the mud. तो बच्चे में जो इम्पेशंस और क्रिटिसिज्म की भावना होगी अपने माता पिता के प्रति, टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, जो आलोचना और अधैर्य की भावना होगी, वो उसे हेल्प करेंगी कि वो नए विचार, नए तरीके ढूंढे।
तो वो उसे प्रेरित करेंगी न्यू मेथड्स, न्यू आइडियाज़ के लिए, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। और वो इस तरह से ये भी दर्शा पाएगा, ऑल्सो शो अप हिज पेरेंट्स जनरेशन आर प्रीटी वेल स्टक इन मड, कि किस तरह से उसके माता पिता पुराने रीति रिवाजों के हैं या पुराने तरीक़ों में उलझे हुए हैं, या उनकी पीढ़ी किस तरह से, उनका नज़रिया पुराना है, पहले का है। हाउ स्ट्रॉन्ग द रिबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज़ एंड वट फॉर्म इट टेक्स इज़ द सेकंड एलिमेंट इन डेटरमाइन हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर बेंजामिन मैकलन स्पोक कहते हैं कि जो दूसरा फाइंड है एलिमेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट है ये फाइंड करने का कि वो किस तरह का व्यक्ति बन पाएगा, तो इसके लिए उसमें कि उसका विद्रोह कितना मजबूत है, उसकी रिबेलियसनेस कितनी मजबूत है, विद्रोह कितना मजबूत है, और ये विद्रोह किस तरह का है, तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति बन पाएगा, उसकी अंतिम पहचान क्या होगी। थर्ड एलिमेंट इज़ द नेचर ऑफ टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ टाइम। और जो थर्ड एलिमेंट है जिसके बारे में यहाँ पर बेंजामिन मैकलन स्पोक कहते हैं वो है कि समय का नेचर क्या है उस वक्त, यानी कि स्वरूप क्या है, और समय की नीड, आवश्यकताएं क्या हैं। दीज कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो ये युवाओं से विभिन्न ऐतिहासिक युगों में अलग अलग गुणों की मांग करते हैं। Like Erik Erikson explained in Young Man Luther, the corruption of the church in Martin Luther's time, the real need of major reform inspired in Luther fearlessness, clarity, eloquence and perseverance of heroic promotion। नेक्स्ट यहाँ पर बेंजामिन मैकलन स्पोक कहते हैं कि जिस तरह से एरिक एरिक्सन अपनी बुक यंग मैन लूथर में समझाता है कि मार्टिन लूथर के समय में चर्च में काफ़ी करप्शन था, भ्रष्टाचार था। यहाँ पर चर्च में भ्रष्टाचार होने के कारण काफ़ी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता थी, और इसी आवश्यकता ने, इसी नीड ने लूथर के अंदर फियरलेसनेस भरी, निडर किया उसे, स्पष्टता उसमें ज़्यादा आ गई, वाक्पटुता आ गई और धैर्य आ गया उसमें। तो जैसी नीड थी उसी के अकॉर्डिंग यंग मैन जो लूथर था, यानी कि मार्टिन लूथर में काफ़ी ज़्यादा हीरोइक काम किए उसने, आगे आकर लोगों का नेतृत्व भी किया। इन ए लेस क्रिटिकल एज लूथर माइट हैव रिमेन्ड एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लैरिक। तो यहाँ पर बेंजामिन मैकलन स्पोक कहते हैं कि लूथर ने खुद को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया, जैसे टाइम की नीड थी, उसकी नेचर थी, उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया, वरना वो उस समय केवल एक बेनाम पादरी बनकर रह जाता। मैनी ऑफ द एडवांसेज ऑफ सिविलाइजेशन, technical inventions, scientific discoveries have been conceived by young people just on the threshold of adulthood, because they were impatient with the achievement of the past and because they had no need to defend the present, they were able to envision and bring on future। तो सभ्यता की बहुत सी उपलब्धियां, तो यहाँ पर लास्ट में बेंजामिन मैकलन स्पोक कहते हैं कि जो बहुत सारी उपलब्धियां हुई, टेक्निकल इन्वेंशन हुई, तकनीकी आविष्कार हुए, डिस्कवरीज हुई, साइंटिफिक वैज्ञानिक खोजें हुई, तो जो वो यंग लोग थे, युवा थे, उनके द्वारा कोई सोच थी जो वयस्कता की दहलीज पर थे। तो यानी कि यहाँ पर बेंजामिन मैकलन स्पोक कहना चाह रहे हैं कि जो इतनी सारी इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, ये भी यंग पीपल ने की थी जो कि अडल्ट होने की दहलीज पर थे, जो कि एडोलसेंट एज में थे, क्योंकि वो जो पास्ट में जो भी डिस्कवरीज हुई उससे वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें वो कम थी, उन अचीवमेंट से वो और आगे बढ़ना चाहते थे। तो उन्होंने नई इन्वेंशंस की और वो वर्तमान जो प्रेजेंट है उसे डिफेंड नहीं करना चाहते थे, उसका पक्ष भी नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए वे जो फ्यूचर है, भविष्य की कल्पना कर सके और उसे ला सके, और वो नई नई इन्वेंशन तो ही कर पाए क्योंकि जो प्रीवियस अचीवमेंट थी पास्ट की वो उनके लिए काफ़ी नई थी, और इसी सोच के कारण वो नई नई चीज़ें भी ला पाए और भविष्य की कल्पना भी कर सके। कंप्लीट बात लेसन दी जनरेशन गैप की, या ऐसे राइटर थे इसके बेंजामिन मैकलन स्पोक, इनके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो लेखक हैं, ऑथर हैं, उन्होंने
रिबेलियसनेस की बात की स्टार्टिंग में कि किस तरह से ये एडोलसेंट एज का एक इनएविटेबल एस्पेक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम की बात की, उसके बाद 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स की बात की, और फिर 1 बाय 1 उन्होंने बताया कि किस तरह से करना चाहिए यंग पर्सन को जो एडोलसेंट एज में हैं, यानी कि एडल्टहुड की दहलीज पर हैं। तो यही थी कंप्लीट बात। सो थैंक यू।